नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं आर के राजपूत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने में खड़ी है। 2018 की स्थिति आप सभी को याद है, जिस प्रकार से बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया था। तब से रायपुर राजधानी की जो 4 सीटें हैं, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर और रायपुर ग्रामीण, इन चारों विधानसभाओं पे भाजपा ने अपना तुरुप का इक्का फेंका है और प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस भी लगातार इस पर काम कर रही है, अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, लेकिन केवल रायपुर उत्तर ही एक बचा हुआ सीट है जहां पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट रितेश मौर्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे अभिनव शुक्ला जी, प्रवक्ता हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के। दोनों का आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सवाल है, 2018 से जिस प्रकार से जो तैयारियां चल रही है भाजपा की या कांग्रेस की, दोनों की बात कर लेते हैं, लेकिन दोनों ने अपने ताबड़तोड़ नेता मैदान में उतारे हैं। लेकिन इसमें जो कांग्रेस का नया पैतरा विधानसभा चुनाव को बरकरार रखने का कैसा रहेगा? शुक्ला जी से पहले शुरुआत करते हैं, जी बताइए। देखिए, 2018 के चुनाव के नतीजे आप देखें तो जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। 15 साल की भ्रष्ट कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छत्तीसगढ़ की जनता ने किया था। वही चीज आपको रायपुर की चारों सीटों में भी देखने मिली थी। हालांकि एक सीट छूट गई थी, उसके अलावा सारी सीटों में आपको वो चीजें देखने मिली थी। इस बार जो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चली है, उसने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, युवाओं के लिए, इन सब कल्याणकारी कार्य योजनाओं से जो लाभ जनता को मिला है, उससे पूरा हौसला जनता का कांग्रेस के साथ है। और इस बार अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें या विशेषकर रायपुर की बात करें, तो दोनों रूप में आपको, जैसा कि मैं उदाहरण दे सकता हूं कि बस्तर में जो 12 की 12 सीटें हमारे पास हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा कि रायपुर की भी सारी सीटें हमारे पास होंगी और रायपुर के किले जो माने जाते थे दक्षिण के, उसको भी ध्वस्त करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल रितेश मौर्य जी, जिस प्रकार से प्रवक्ता का जी का कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे और लगातार कोशिश जारी है, भाजपा का क्या स्टैंड रहा है? क्या 2018 की वाली गलती फिर दोहराएगी? जी देखिए, 2018 में जो गलती की बात करेंगे तो ये गलती कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार जब इस छत्तीसगढ़ में आई तो भ्रष्टाचार और युवाओं को ठग करके आई। और मैं चारों सीटों की बात करूं तो रायपुर दक्षिण एक ऐसा विधानसभा है जहां माननीय श्री मोहन अग्रवाल जी लगातार 7 बार विधायक चुनते आए हैं। इस बार भी वो चुनाव जीत करके आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जांजगीर चांपा से जो मोहन राम सुंदर दास जी हैं, यहाँ रायपुर दक्षिण से उनको टिकट दिया है और कांग्रेस के अंदर बड़ी होड़ मची है और बड़ा विरोध हो रहा है। तो एक वॉकओवर की स्थिति है। रायपुर दक्षिण हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और रही बात मैं रायपुर पश्चिम की बात करूं तो लगातार जब राजेश मूणत जी ने विकास कार्य किया और विकास उपाध्याय जी के द्वारा लगातार झूठ बोल करके लोगों को ठगा गया, तो मैं अगर बात करूं टाटीरन के, तो वहां के बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो कल ही माननीय मूणत जी सर बैठक करके अपनी बात रखे। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो रायपुर पश्चिम में हम चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी बात मैं करूंगा रायपुर उत्तर की, तो वहाँ उत्कल बस्ती बहुत बड़ी संख्या में है और हमारे जो विधानसभा के जो प्रत्याशी है माननीय श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, वो उत्कल समाज से आते हैं। तो उत्तर विधानसभा हम जीत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास न कोई चेहरा है उत्तर में और कुलदीप जुनेजा जी के ऊपर कांग्रेस खुद भरोसा नहीं कर रही है, किसे उतारे किसे नहीं। और ग्रामीण में भी हम चुनाव जीतेंगे। इसी पे एक मेरा सवाल है, आपसे ही सवाल है कि भाजपा ने एक बार फिर राजेश मूणत पर भरोसा जताया है। बात करते हैं 2013 में, जब रायपुर ग्रामीण की बात करता हूँ तो नंदे साहू को हार के बाद फिर पुनः टिकट मिला था और यही चीज अब रायपुर पश्चिम में राजेश मूणत को भी दिया गया है। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, रायपुर पश्चिम में 2018 चुनाव के बाद माननीय मूणत जी लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। आम कार्यकर्ताओं के बीच होंगे या जनता के बीच होंगे। हमने देखा है कि पिछले साल वहां पर जो नेकी की दीवार है वहां की असामाजिक तत्वों द्वारा जला दिया गया और क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने पर मूणत जी धरने पर बैठे हैं। ऐसे ही साइंस कॉलेज चौपाटी को लेकर की बात करूं, ऐसे तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर मूणत जी लगातार संघर्षरत है और जनता का प्यार आज मूणत जी के साथ है। वो इस बार 100% चुनाव जीतेंगे, तय है। इसी पे काउंटर में अभिनव शुक्ला जी का लेना चाहूंगा, काउंटर के लिए। देखिए, राजेश मूणत जी का जो कुशासन, जो उन्होंने भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी विभाग में किया है, उसका जीता जागता स्मारक आप रायपुर की किसी भी सड़क पर निकल जाइए, आपको स्काई वॉक दिखाई देगा। जो भ्रष्ट सरकार जो उन्होंने चलाई है पिछले 15 साल की, उसका स्मारक है।
जनता इस चीज से बहुत ज्यादा आक्रोशित है और लगभग 2,48,000 जो वहां के मतदाता हैं रायपुर राजेश मूणत जी के विधानसभा क्षेत्र के, उसमें आप पिछले 2018 के चुनाव के नतीजे देखेंगे तो लगभग 9% का अंतर रहा है विकास उपाध्याय जी और राजेश मूणत जी के बीच में। जो पिछले साल राजेश मूणत जी ने अपने सारे सरकारी तंत्र का जोर लगाने के बाद भी वो 9% का दर बना रहा, जो इस बार बढ़ेगा। अगर आपको दक्षिण की बात बताऊं तो 2018 के जो आम चुनाव थे पूरे देश में जो हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और 2018 में अन्य भी जो उपचुनाव हुए होंगे, ये सारे आम चुनावों में पूरे देश में रायपुर दक्षिण एक ऐसी सीट थी जिसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी 38 खड़े हुए थे। ये बृजमोहन अग्रवाल जी की राजनीतिक साजिश थी, उनकी शैली जो थी वो राजनीतिक षड्यंत्र की थी, जिसके तहत उन्होंने अपने लोगों को वोट काटने के लिए खड़ा किया था। 28-30 लोगों को वोट काटने के लिए खड़ा किया था। उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा प्रतिशत से वो जीत नहीं पाए थे। और इस बार जैसा हमने सनातन धर्म के जो परचम लहराने वाले हमारे महंत जी हैं उनको हमने टिकट दिया और इस बार हम दक्षिण का किला ध्वस्त करके पिछले 7 साल से जो वहां पे बर्बादी का माहौल बनाए हुए हैं दक्षिण में, जो कोई कार्य नहीं किया उन्होंने दक्षिण में, वहां से जीतते लगातार रहे हैं, सिर्फ धोखा दिया जनता को, वो इस बार जनता जवाब देगी। इसी पर मेरा एक आपसे भी सवाल है कि रायपुर दक्षिण में जब कन्हैया अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे तो जीत का अंतर बृजमोहन अग्रवाल का कम हो गया था, तो ऐसे में अब उनका टिकट को काट के राम सुंदर दास को दिया गया, तो जो ये अचानक से पैराशूट लैंडिंग, जैसे कि आप सभी देख भी रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन ऐसे में पैराशूट अगर लैंडिंग आती है, हालांकि समर्थन मिल गया है कांग्रेस पार्टी का, दोनों प्रत्याशियों ने मिलकर इसका फैसला किया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जो पैराशूट लैंडिंग हुई है तो आपका इस नए प्रत्याशी को लेकर जाना कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं हानि साबित ना हो जाए? देखिए, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये बात मालूम है कि कांग्रेस की जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया है वो मोदी तांत्रिक है। वहां पे विरोध इस कदर होता है कि किस प्रकार एक हफ्ते तक वहां पे लोग बैठे रहते हैं, कार्यालय में अपना खाना पीना तक वहां करते हैं, अध्यक्ष के मुंह पे काली पोत दी जाती है, मंडावी जी की बेटी का आपने वीडियो देखा ही है, इस प्रकार का विरोध होता है। हमारी पार्टी में भी स्वाभाविक है कि जब किसी नेता को टिकट नहीं मिलती तो उसके समर्थकों में एक थोड़ा सा तकलीफ, एक दुख हो सकता है, जिसका प्रदर्शन करने का, जिसको उनको जताने का पूर्ण अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार है। और एजाज देवर जी ने स्वयं ये कहा है कि महंत जी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त वो कैंडिडेट हैं रायपुर दक्षिण के लिए। कोई खतरा है अगर ऐसा प्रदर्शन होता है तो भीतरघात का कोई खतरा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? देखिए, भीतरघात की कोई बात ही नहीं है। मैंने जैसा अभी कहा कि बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब किसी नेता को उसकी टिकट नहीं मिलती तो उसके साथी और कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से टिकट का वितरण किया है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश और प्रदेश से सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी में टिकट के नाम गए हैं। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि मोदी जी और अमित शाह जी एक कमरे में बैठ के टिकट घोषित कर देते हैं। इनका तो खैर छोड़ ही दीजिए, मोदी तंत्र है इनका तो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो विद्रोह है और ये है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी पार्टी पूरी तरह से एक है और हम सब मिलके 75 पार का नारा जो हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है वो इस बार पूर्ण करेंगे और रायपुर की चारों सीटों पे भी हम अपने विधायक बैठाएंगे। अमित शाह और मोदी जी टिकट तय करते हैं, देशमुख जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर मोदी जी और अमित शाह जी का टिकट तय करते तो पिक्चर कुछ अलग ही होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां मंडल स्तर के अध्यक्ष और वहां के जो समन्वयक होते हैं उनके द्वारा नाम भेजा जाता है, पार्टी पर्यवेक्षक भेजती है और आम कार्यकर्ता पूछती है कि आपको आपके क्षेत्र से किसे विधायक चुना जाए या विधायक का प्रत्याशी चुना जाए। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस में केवल राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी तय करते हैं। यहाँ पर जो नाम जो तय होते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वही नाम वहां से तय होकर के आते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जब बात कांग्रेस करती है तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे मित्र अभिनव शुक्ला जी से कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव होते हैं तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके अलावा और भी जो उनके परिवार के सदस्य हैं, क्या वो अध्यक्ष पद का दावेदारी छोड़ करके अन्य को मौका देते हैं क्या? यह मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप अखबार उठा के पढ़ रहे होते पिछले 6 महीने से 1 साल से तो आपको इस सवाल को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अभी पार्टी के अध्यक्ष सबको मालूम है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका चुनाव हुआ है। और ये बात वैसे भी जैसे जब अब जिस मुद्दे पे है मैं उससे भटकना नहीं चाहूंगा
जिस प्रकार की अपन बात कर रहे हैं रायपुर की 4 सीटों की, तो आपने जैसा मैंने बताया 2018 में एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि दक्षिण में किस प्रकार से बृजमोहन जी ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अपनी मार्जिन बढ़ाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन वो भी उनको हासिल नहीं हुआ। इस बार भी वैसा ही होना है। मंडावी जी का आपने उदाहरण देखा, किस प्रकार का विरोध हो रहा है उनकी बेटी के। जशपुर में एक हफ्ते बैठे रहे लोग। गणेश राम भगत जी का देख लीजिए, आरंग में क्या हो रहा है, धरसीवा में क्या हो रहा है, राजिम में क्या हो रहा है, ये जनता सब देख रही है किस प्रकार का विरोध। और देखिए, अगर मैं विरोध की बात करूं तो आपके लोरमी क्षेत्र में भी थानेश्वर साहू जी को टिकट मिला है। उनके साथ में वहाँ के जो साहू समाज के और भी जो कांग्रेस के नेता है, ऐसे कई जगहों पर देखने में आया है कि कांग्रेस के लोग भी विरोध पे, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैदान में है। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता विरोध जरूर करता है, लेकिन वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जब उनको टिकट मिले। लेकिन वो नामांकन हम निर्दलीय कुर्सी टेबल तोड़ने की नहीं, हमारे किसी अध्यक्ष की ये तो अगर मैं बात करूँ काली पोतने की, तो आपको याद होगा पूर्व में 2013 के अंदर बीके हरिप्रसाद और वीर नारायण साहनी जी के ऊपर काली पोता छत्तीसगढ़ के यहाँ के कांग्रेस भवन में पोता गया था। हमारे किस नेता के ऊपर काली पोता गया था, नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। इस साल होने हैं, समय में पीछे जाके देखिए, मैं पीछे और समय सबकी बात करेंगे। आपके नेताओं का किस प्रकार से अपमान किया जाता है, आपके नेता आपके कार्यकर्ताओं का अपमान की बात आप मत ही करें तो अच्छा है। कांग्रेस में 75% अभी तक झीरम घाटी में मारे गए कितने लोगों को अभी तक कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, ये बताइए। विधायकों की झीरम घाटी में जो मारे गए कांग्रेस के जो शहीद है, उनके परिवार को कितने लोगों को टिकट दिया कांग्रेस ने, बताइए। निष्ठावान है। और जहां तक कुछ लोगों की टिकट बदलने की बात है कि आप जैसा बोल रहे थे हेलीकॉप्टर लैंडिंग की और ये वो, तो समय समय पे हर कार्यकर्ता से एक अलग जरूरत उपेक्षा होती है पार्टी को, और उस जरूरत और उस उपेक्षा के अनुसार उसको जिम्मेदारी और दायित्व दिया जाता है। हो सकता है कि किसी को विधायक की टिकट दे दी जाए, हो सकता है कि किसी को विधायक की टिकट ना दे के संगठन में कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए, हो सकता है किसी को केंद्र में कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आपको शायद अनुभव कम होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, खास करके लोकतंत्र प्रक्रिया मैंने पहले ही बोला कांग्रेस नहीं कर रही। तो बहुत से ऐसे नेता है जो पांठेले में बैठ के चर्चा करते हैं कि भूपेश बघेल जी ने तो हमें 5 साल में हमें खाली लूटा है, छत्तीसगढ़ को भी लूटा है, कार्यकर्ता लूटा है। पश्चिम विधानसभा की मैं बात करूं कि यूथ कांग्रेस के कई नेता है जो बोलते हैं चुनाव में हम काम किए, लेकिन काम धंधे जो है उनके खास लोगों को दे दिया गया है। लग जाती है आपके जुबान, सीधा सीधा बात है। विधानसभा तक रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, जब लोकसभा की बात आएगी तो हम लोकसभा की बात उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, भाजपा से भी मेरा एक सवाल रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जब कहा जा रहा था कि युवा चेहरा बदला जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, तो एक बार फिर 14 जो विधायक है उनको रिपीट किया गया। केवल एक विधायक का टिकट कटा है, गरियाबंद क्षेत्र से आते हैं जो भी, लेकिन जो युवा चेहरे की बात करती है भाजपा, तो युवाओं को कहाँ मौका मिलता है? जो सिटिंग विधायक है मैं उन पर बात करना चाहूंगा। रितेश मोर, आपका कमेंट चाहिए। देखिए, आरंग के अंदर हमने युवा चेहरा खुशवंत साहब को दिया है, अनुज शर्मा जी को दिया है, और बलरामपुर क्षेत्र में सरगुजा में भी बहुत से 32 साल के युवा को, आदिवासी युवा को हमने टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को हमेशा मौका देती है। और बात करूँ मैं रायपुर के चारों विधानसभा सीट की, तो सर्वे के आधार पे और पार्टी की अपनी निजी सर्वे होती है, उस आधार पे जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है उसको टिकट दिया है। और रायपुर जो चारों विधानसभा सीट है, रायपुर दक्षिण, पश्चिम और ग्रामीण उत्तर, इस बार हम जीत करके आएंगे। ये तय 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो चारों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगा, निश्चित है। एक सवाल कांग्रेस से भी है, अभिनव शुक्ला जी जवाब दीजिए कि युवा चेहरे की बात करते हैं तो कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं सभी रिपीट हुए हैं, केवल एक कैबिनेट प्रेमसाई टेकाम जी को छोड़ के अगर बात करते हैं तो युवा इसमें कहाँ नजर आ रहा है? क्योंकि अन्य क्षेत्रों में अगर बात करते हैं युवाओं की तो भी विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। आज राजू भवन का दृश्य जानते ही होंगे जी। देखिए, युवाओं में आप ये सभी जानते हैं, आप भी हुआ है, मैं भी हुआ हूँ, हम सब युवा बैठे हैं यहाँ पे। युवाओं के अंदर थोड़ा सा उत्साह, और उत्साह कभी कभार आक्रोश का रूप भी ले लेता है। तो ये उनका व्यक्त करने का, उनका अपना भाव व्यक्त करने का तरीका थोड़ा सा उत्तेजित होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। ये बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल में कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई हैं, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, कल्याणकारी योजनाएं जो भूपेश बघेल जी की सरकार में चली हैं, तो जनता, आप कोई भी पोल उठा के देख लें, आप सड़क में जाइए और किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि ये दारी कौन आवे, तो आपको बिल्कुल यही जवाब आएगा कि काका ही आएंगे, भूपेश बघेल जी की सरकार दोबारा आएगी, कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और हमारी सीटें बढ़ेंगी भी और हम 75 पार सीटें लाएंगे। ये बिल्कुल सिद्ध बात है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं हमारे नेता अभिनव शुक्ला जी से। ये महिलाओं की बात की है, युवाओं की बात की है। छत्तीसगढ़ में कम से कम 20,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। उनसे महिला स्वयं सहायता समूह से रेडियो ट्वीट का अधिकार किसने छीना है?
ये मैं पूछना चाहता हूँ। और 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किसने किया था, ये मुझे बताइए। क्या गोबर मिलना ही क्या रोजगार है, क्या मुझे बता दीजिए। बेरोजगारी भत्ता की आप बात करें, 2003 में आपने वादा किया था कि आप 2003 की बात मत करिए, अभी आपने घोषणा किया था 2018 में गंगा जल की कसम खा करके किए थे। महिलाओं कितने लोगों को दिए? महिला कोष का जो बजट है वो 5 गुना बड़ा है। कितने महिला स्वयं सदस्य समूह को रोजगार मिला है? वो आज बेरोजगार हो गई है। उनको आंदोलन करते बुढ़ापारा धरना स्थल पे तो लाठियां और डंडा मारा जाता है। अब 2000 युवा जब बुढ़ापारा में जब आंदोलन करते हैं तो उनको पुलिस घसीट के ले जाती है, आपकी पुलिस उनको नंगा करके मारा जाता है। को ये चीज और ST/SC ऐसे छात्रों के द्वारा विधानसभा में हमारे साथ हैं और नंगा आंदोलन करते हैं। इससे भूपेश बघेल जी मौन रहते हैं। ये आप बताइए किस युवा और किस महिलाओं की बात कर रहे हैं, बता दीजिए। और रायपुर शहर की बात करूँ, आज पूरा रायपुर शहर गड्ढापुर हो गया है, जगह जगह गड्ढे हैं। कौन से विकास की बात कर रहे हैं, बताइए मुझे। जवाब स्काई वॉक का जांच करा लीजिए, दोषी होंगे तो कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है। क्या है और इन्होंने अपना घर समझ, बता दीजिए विकास उपाध्याय जी ने इन 5 वर्षों में कौन से करोड़ में एक हाथ कोई भ्रष्टाचार लोकार्पण किया, बताइए। एक ईटा कोई बताया रायपुर के चारों विधानसभा किया। सत्यनारायण शर्मा, पंकज शर्मा जी ने केवल और केवल रायपुर ग्रामीण को पूरा खराब किया है। रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किया है। बेवकूफ जो समझते हैं। ढेबर जी ने भी राजधानी रायपुर में और पूरे प्रदेश में जो उठे हैं वो तमाम मुद्दे छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद देखते जल्द हाजिर होंगे। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में। दोनों चर्चा पे मुद्दा गरमाया हुआ था। तमाम वो मुद्दे जो थे वो दोनों विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन अभी जो 2 बड़ा मुद्दा है रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, इन दोनों सीटों पर काफ़ी नज़र रखी गई है क्योंकि विधानसभा 2018 में दोनों विधानसभा भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है, रायपुर उत्तर में जो दांव फंसा हुआ है वो कांग्रेस की तरफ से फंसा हुआ है क्योंकि बीजेपी ने वहां पर पुरंदर मिश्रा को टिकट देकर एक नया कैंडिडेट खड़ा किया है। क्या बीजेपी के इस नए कैंडिडेट से कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि वो अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है? शुक्ला जी जवाब। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, मैं दोबारा दोहराता हूँ ये बात। मैंने आपको बताया कि पार्टी की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहाँ पे ब्लॉक स्तर से शुरुआत होती है नामांकन की, वो जिले के स्तर पे जाती है, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पे और फिर केंद्रीय स्तर पे जाती है। ये जो आप कह रहे हैं कि पुरंदर मिश्रा के आने से कांग्रेस में ऐसा है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते
किसी हर जो भी कैंडिडेट होता है उससे मिलकर बात करी जाती है, जो भी उम्मीदवार जिसको होता है उससे जाके चर्चा करी जाती है, उसके साथ डिस्कशन किया जाता है कि किसको खड़ा करना है, किसको नहीं करना है। और इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों से बात करने में ज्यादा समय लग जाता है, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन। इसलिए आपको ऐसा व्यतीत हो सकता है कि यहाँ पे पार्टी का नाम जो है कैंडिडेट का वो थोड़ा देर से आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल वचनबद्ध है जनता की सेवा के लिए, और दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे अन्य सीट हो छत्तीसगढ़ की, सब जगह हमारा उद्देश्य है कि हम उन लोगों को खड़ा करें जो जनता के बीच जुड़े हुए हैं, जनता के साथ संबंध रखते हैं और जनता की सेवा अगले 5 साल बहुत बेहतरीन तरीके से वो कर पाएंगे। और इसी विचार और इसी मंथन के लिए कुछ समय लग रहा है उत्तर की सीट के लिए। और जहां तक ग्रामीण की बात है, लगभग 2,83,000 वोटर हैं ग्रामीण में, जिसमें से 45% वोट पिछले बार के चुनाव में सत्यनारायण शर्मा जी को प्राप्त हुए थे। इस बार उनके सुपुत्र पंकज शर्मा जी को टिकट मिला है, और पंकज शर्मा जी वहां के बहुत ही सक्रिय और बहुत लोकप्रिय नेता हैं। और इस बार उनको जनता का विश्वास और जनता का साथ प्राप्त होगा। और ग्रामीण में और उत्तर में, दोनों में हम आपको 3 दिसंबर को उत्तर देंगे उत्तर का, और आपको उत्तर का पुत्र या उत्तर का जवाब सब मिलेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं चलिए कि विधानसभा चुनाव में जब रायपुर पश्चिम में विकास उपाध्याय जीते थे राजेश मूणत को हराकर, तो उसी टाइम उत्तर में भी कुलदीप जुनेजा जी ने भी जीत हासिल की थी। तो मतलब ये बात साफ है कि कुलदीप जुनेजा जी प्रत्याशी होंगे। मैं आपको वही बताया अभी 5 मिनट पहले, मैं फिर तीसरी बार आपको बताता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होने के कारण जो भी कैंडिडेट होता है उसका सर्वे किया जाता है। मैं अपने मित्र से एक मिनट पूछना चाहूंगा, राम सुंदर दास महन जी कौन से ब्लॉक अध्यक्ष का आवेदन दिए थे कि उनका सर्वे सूची बनाया था, इतना बता दीजिए। सर्वे होता है पार्टी के आंतरिक स्तर पे होता है सर्वे। महन जी का कहीं भी पेपर में या कहीं भी सोशल मीडिया में कोई फोटो आया था कि ब्लॉक अध्यक्ष का, चारों ब्लॉक अध्यक्ष को? हमें कोई चुप नहीं रहा भैया। लोग कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बाहर के प्रत्याशी है, और जांजगीर चांपा सीढ़ी नारायण में रहने वाले व्यक्ति है, वो यहाँ पर बिल्कुल हम सनातन नहीं है। गौ माता के नाम पे वोट जरूर लेते हो, लेकिन सनातन धर्म का गौ माता की बात मत करें। छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर कितने गौ माताओं की हत्या हुई है और कितने गौठानों में गौ माता 15 साल के राज में मृत्यु हो। आप अभी बात कीजिए ना, 2018 से अभी की बात कीजिए। आप छत्तीसगढ़ के अंदर गौठानों की स्थिति देखिए, गौठानों में ना पानी की व्यवस्था है, ना ही ना उनके चारे की व्यवस्था है, और गाय मर रही है। काटीवन जरवाई के अंदर की बात करूं तो वहां पर 68 गाँव की मौत हो जाती है और कांग्रेस सरकार मौन रहती है। और विकास उपाध्याय जी की बात करूं मैं, केवल पैजामा कुर्ता मार के और जाकर हनुमान जी के मंदिर में खाली कर रहे, गलत बात है ये। लगता है कि उस पर क्योंकि कांग्रेस अब डर गई है। उत्तर और विधानसभा के अंदर की बात करूं मैं, महंत लक्ष्मी नारायण महंत जी जो है, रामसुंदर दास जी जिनको टिकट दिया गया है, वो इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी को बिल्कुल धूल चटाने वाले हैं। वो महंत जी तो स्वयं पहले हार मान चुके हैं, वो तो पेपर और न्यूज चैनल में बोल चुके हैं, वो न्यूज चैनल में बोल चुके हैं। मैं तो जांजगीर चांपा से टिकट चाहता था, मुझे जबरदस्ती दक्षिण में भेज दिया गया, वो तो खुद ही बोल चुके हैं। आप ये बताइए कि क्या वो दक्षिण में वो हार मान चुके हैं, अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं विकास के मुद्दों पे, तो भाजपा और कांग्रेस जब भी आमने सामने आई है, सनातन धर्म सामने आया है। एक बार फिर कांग्रेस ने महंत दास को आगे करके टिकट में सनातन की एंट्री की गई है। क्या लगता है इस चुनाव में सनातन का दबदबा होगा या विकास की बातें होंगी? दोनों से राय लेना चाहूंगा। पहले शुक्ला जी। देखिए, सनातन धर्म हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जिंदगी जीने की शैली, हमारे जिंदगी जीने का तरीका है। उस पे किसी का कोई कॉपीराइट, कोई अधिकार नहीं है। ये लोग जो सनातन धर्म के समर्थक होने की बात करते हैं, उन पे विश्व हिंदू परिषद आरोप लगाते हैं कि राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बनना है उसकी खरीद बेच में विधायक और सांसद बंदरबाट कर रहे हैं। 1000 एकड़ गौ माता की जमीन को डॉक्टर रमन सिंह अपने व्यापारी बंधुओं को बांट देते हैं, और उन्हीं के लोगों, उन्हीं गौ माता और प्रभु श्री राम के नाम पे ये वोट मांगते हैं। हम प्रभु श्री राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, उनका कार्य करते हैं। हमने माता कौशल्या का मंदिर बनवाया, राम वन गमन पथ बनवाया। पिछले 15 साल इनको याद नहीं आया। अब जब चुनाव आता है तो इनको प्रभु श्री राम, गौ माता, हिंदू, मुसलमान यही याद आता है, क्योंकि ये नाम की राजनीति करते हैं। काम के आधार पे वोट ये मांग नहीं सकते। 2014 में इनके प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। क्या हुआ उन वादों का? कुछ नहीं हुआ। अब ये नाम पे वोट मांगने का प्रयास करते हैं, चाहे गौ माता का नाम ले लीजिए, चाहे प्रभु श्री राम का। जनता ये चीज जान चुकी है कि प्रभु श्री राम को मान और किसने दिलाया है। छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का मंदिर किसने बनवाया है, ये जनता देख रही है। और चाहे सनातन की बात हो, ये सनातन विरोधी स्वयं है।
हम यहाँ पे रामायण का पाठ कर कांग्रेस सनातनी कब से हो गई? तो सेकुलरिज्म थी जब से, अभी सनातनी हो गई। मुझे इस बात हंसी आती है। ये बात राहुल गांधी जी को पता चलेगा, शुक्ला जी, तो वो बोलेंगे हम तो सेकुलरिज्म है। कराए आपको रामायण में आना, अभी लेकिन नहीं, ये नहीं गलत। क्योंकि जब से राम मंदिर की स्थापना हुई है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो कांग्रेस को रातों के नींद में राम भगवान दिखने लग गए हैं। रहा बात राम गौनोत्पत की, तो ये भाजपा सरकार ने योजना थी, और ये योजना को अमली जमा बनाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। नाम ये लोग इस्तेमाल करते हैं। भूपेश बघेल जी के पिता राम के कट्टर विरोधी नंद कुमार बघेल जी, इस पे पूरी कांग्रेस पूरी चुप रहती है। कॉपीराइट बताइए राम भगवान पर किसी का, लेकिन नितेश मौर्य जी अगर मैं बात करना चाहूँ पिछले अगर उन चुनावों पर जहाँ पर यह केंद्रीय सेंट्रल एजेंसियों से लेके स्तर ब्लॉक स्तर के चुनाव तक में, तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक हिंदुत्व की ऑर्डिनरी मानी जाती है, चेहरा माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि 3-5 सालों में जहाँ पर भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में इतने सारे आयोजन किए गए, कार्यक्रम किए गए, बीजेपी कहाँ पर चुप रही इस मुद्दे को लेकर? देखिए बीजेपी कहीं नहीं, सरकार इनकी भी रही थी जी, बीजेपी कहीं नहीं चुकी है, क्योंकि भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी कांग्रेस की पार्टी दिखावे की राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ के अंदर हम बात करेंगे, सनातनी की बात करते हैं, तो ये गौ माता से मैं शुरुआत करूं तो जितने भी गौठान हैं आप सर्वे करा लीजिए, कितने गायों के गौठानों में उनके मूलभूत सुविधाएं हैं। मैं यहाँ स्थानीय जरवाई की बात करूं, कुछ ही महीने पहले वहां पर 68 गायों की मौत होती है और कांग्रेस सरकार चुप। कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा वो गौशाला चलाया जा रहा था। दूसरी बात मैं बात कहना चाहता हूँ, भाटा गांव के अंदर और सोनडोगरी के अंदर यहाँ के सत्यनारायण शर्मा जी और जाट ढेबर जी द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को लगातार बसाया जा रहा है। और मैं बात करूं ईसाईकरण का भी बात लगातार इनके द्वारा आया है। तो कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर गली मोहल्लों में धर्मांतरण हुआ है। तो किस सनातनी की बात करते? ये तो सेकुलरिज्म थे, ये तो सेकुलर की बात करते थे। ये सनातनी कब से हो गए? इनको डर सताने लगा है जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण की जब से घोषणा हुई है, तो डर गए हैं कि हमें हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। इनको तो मालूम है कि हमें एक विशेष धर्म संप्रदाय का वोट मिलता है, लेकिन हिंदुओं का वोट कैसे मिले? तो ये घुमाने और लालच देने और ऐसे ठगने का काम छत्तीसगढ़ में लगातार करे। छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार लव जिहाद का मामला हुआ हो, धर्मांतरण का मामला हो। छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुकी है। 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो चौंकाने वाले आएंगे, ये तय है। जवाब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा रितेश जी कि आप ही के एक पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि हिंदू से बड़ा सेक्युलर कौन है। आप हिंदू और सेक्युलर में अंतर करते हैं, ये तकलीफ है आपकी, क्योंकि आपको वोट की राजनीति सनातनी अलग होता है, ध्यान देना। नेता बोलते हैं कि सनातन हिंदू, सनातनी आपके दिग्विजय सिंह हो चाहे सेक्युलर नहीं है। ये दिखता है कि आपकी राजनीति कैसी है। क्यों? क्योंकि आप केवल 2 लोग के लिए पार्टी चलाते हैं, अडानी के लिए और अमित शाह के लिए। इसके अलावा आप किसी के लिए पार्टी नहीं चलाते। कल आपके नेता आते हैं और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जाके जिस प्रकार के बयान देते हैं, नफरत की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। आप स्वयं धर्मांतरण करने वालों को टिकट देते हैं। राम विचार नेताओं पे उमेश सिन्हा ने यह आरोप लगाया था नार्को टेस्ट के दौरान कि इंद्र प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में 1 करोड़ रुपए दिया गया उनको। तो कांग्रेस सरकार को दोषी पाकर के उनको सजा क्यों नहीं दी? मुझे बताइए। 5 साल से आपकी सरकार थी, आपके हाथ में हाथ बैठे धरे रह गए थे क्या? मुझे बताइए। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। आदिवासियों पिता तो हसदेव मामले में कांग्रेस सरकार कैसे अडानी का सपोर्ट करी थी? तमाम आंदोलन के बाद बैठक चाहिए कांग्रेस की सरकार। हसदेव वाले मामले में क्या कहेंगे बताइए? छत्तीसगढ़ क्रांति सेना लगातार वहां आंदोलन की वादा किया, बताइए। नौकरी देंगे अडानी जी के सपोर्ट में खुद अडानी के अलावा आपको कुछ नहीं आता। अडानी की आप बात ही मत करें। अडानी जिस जगह उंगली रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार मैं तो छत्तीसगढ़ प्रारूप लाती है किसको यहाँ का दिया जाए कि नहीं दिया जाए। हसदेव के जंगलों को साफ करने का निर्देश किसने दिया ये बताइए? जुमला पार्टी का बटन दबाएंगे तो वीवीपैट से अडानी निकलेंगे। नगरनार के लिए पूरी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होता है विधानसभा में कि छत्तीसगढ़ की सरकार इसको खरीद लेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की है। उसको पारित होने के बाद भी संशोधन लाया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी में केंद्र में, ताकि कोई भी प्रांत की सरकार, कोई भी राज्य सरकार केंद्र के पीएसयू को ना खरीद पाए। और अमित शाह के यहाँ उल्ट सल्ट बयान देते हैं, हेट स्पीच की बात करते हैं। नगरनार पर तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि ये नगरनार किसी का नहीं होने वाला है, ये बस्तर का अंचल है और बस्तर का ही रहेगा। जी, मैं इस बात पे एक प्रश्न पूछ रहा था अपने मित्र से। नगरनार में जब घोषणा हुआ, स्थानीय लोगों को नौकरी की बात पे भूपेश बघेल जी पीछे क्यों हट जाते, मुझे बताइए।
मुझे तो आप ये बताइए, लगातार वहां आंदोलन में है, उनकी जमीनों को हड़पा गया, उनको मालूम है, उनको दूसरी जमीन देने का प्रावधान है। जब में प्रस्ताव पारित होता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं, वो तो जनता की है। तो जब जनता के नाम होने की केंद्र सरकार, तो जनता की सरकार है तो नगर नार में आंदोलन होता है तो आदिवासियों पे लाठियां क्यों चलाई जाती है, इतना बता दीजिए। बस्तर के अंदर आदिवासियों पे लाठियां क्यों चलाई जाती है? ऐसे आदिवासियों को पकड़ के जेल में क्यों ठूसा जाता है? उनको धमकी दी जाती है कि आपको नक्सली बता करके आपको मार देंगे, आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे। आप बस्तर के अंदर जाइए, किस प्रकार की स्थिति आप देख लीजिए। रानी को दे दिया जाता है, रानी जी की बात करते हैं, लगभग उनके हाथ में हसदेव प्रकरण में क्यों चुप है, क्यों मौन है? एमओयू अडानी एक महीने पहले हुआ है, अडानी को देने का प्रस्ताव खुद भूपेश बघेल जी ने एमओयू किया था। बताइए, हसदेव मामले में वहां पर प्रत्येक हुआ वहां आंदोलन था, हसदेव के जंगलों को साफ करने का इनके टीएससी बोर्ड ने विरोध किया था हसदेव प्रकरण में, को दे दी जाती। बता दीजिए। उद्योगपतियों का समर्थन, देखिए, बोलना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार केवल बोलती है, करती कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता हुई थी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, वो हमारी सरकार ने 35 साल बाद केवल रंग रेवन का काम किया, जितनी छत्तीसगढ़ की सरकार ने, अभी की सरकार ने केवल जितनी पुरानी स्कूल रमन सिंह ने कर दिया, उनको केवल बढ़ा के 4000 हमने किया। आप तेंदु पत्ता संग्रहण करने वाले लोगों से आप पूछ लीजिए कितना उनको मिला है, बता दीजिए। उनको अभी तक नंद कुमार साहब, उनको जो प्रदेश मिलने वाला था नहीं मिला। आदिवासियों का अपमान आपकी पार्टी करती है। चलिए, डिबेट काफी आगे बढ़ गया है। रायपुर विधानसभा में वापस लौट जाते हैं, खास करके जो रायपुर ग्रामीण विधानसभा जो छूट रहा है उस पर नजर, क्योंकि पिछले कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस वहां पर लगातार जीत रही है। सत्यनारायण शर्मा वहां के विधायक रह चुके हैं और पूर्व के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उलटफेर ये हुआ है कि उनके पुत्र पंकज शर्मा इस बार दावेदारी कर रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की तरफ से मोतीलाल साहू को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में भाजपा की वहां हार हुई थी, इसलिए कैंडिडेट बदला गया। सबसे बड़ी बात इसमें सवाल ये रहता है कि रायपुर ग्रामीण हमेशा विकास के कार्यों से अछूता रहा है। मैं दोनों चीज़ों से सहमत हूं, क्योंकि 15 साल बीजेपी की सरकार भी रही और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। रायपुर ग्रामीण को अगर देखा जाए तो अक्सर वो सौतेला व्यवहार के रूप में उसे देखा जाता है, वहां पर विकास दिखाई नहीं देता। ये मैं नहीं कहता, वहां की जनता सर्वप्रथम कैमरे पे आके कहती है, बतौर रिकॉर्ड कहती है। ऐसा क्यों है? मैं दोनों से एक टर्म लेना चाहता हूँ विधानसभा चुनाव को लेकर। शुक्ला जी, देखिए, रायपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है वो चारों विधानसभाओं में रायपुर की सबसे बड़ा क्षेत्र है। वो बहुत फैला हुआ है, वो चारों तरफ फैला हुआ है। वहां की जनता और वहां के कार्य जितने हैं वो फैले होते हैं। अगर जनता का समर्थन सत्यनारायण शर्मा जी को प्राप्त ना होता तो उनका निरंतर वोट शेयर बढ़ रहा नहीं होता। जनता का समर्थन अगर उनके साथ नहीं होता तो पंकज शर्मा जी को टिकट नहीं मिलता। जनता का समर्थन अगर नहीं होता तो आज ग्रामीण की स्थिति जैसी है वैसी नहीं होती। पिछले 5 सालों में और उसके पहले जब वो विधायक थे वहां से, तब जो कुछ भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य हुआ है रायपुर ग्रामीण में, वो हमारे विधायकों द्वारा कराया गया है। क्योंकि सौतेला व्यवहार जो आप कह रहे थे वो इनकी सरकार करती है। जहां से इनके लोग हारते हैं वहां पे भारतीय जुमला पार्टी के नेता और मंत्री सौतेला व्यवहार करते हैं। देखिए, रायपुर ग्रामीण की बात कर रहे हैं मित्र को, शायद वो भी राजनीति में आया है मुझे लगता है। रायपुर ग्रामीण में 2008 से 2013 तक श्री नंद कुमार साहू जी वहां के विधायक रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिरगांव की बात करूं मैं और माना, जो पहले मंदिर हसौद के क्षेत्र में आता था, जहां से सत्यनारायण शर्मा जी विधायक रहते थे, वहां इतने गड्ढे होते थे और इतने अपराध के गढ़ थे कि वहां पर आए दिन पेपर की सुर्खियों में रहता था कि यहां पर इस प्रकार का मर्डर हुआ और एक्सीडेंट से लोग मारे गए। नंदे साहू जी जब 2008 के अंदर विधायक बनकर के आते हैं, 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी वहां पर सड़कों की जाल बिछाते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत अच्छा वातावरण देने का प्रयास करते। माला नगर पंचायत को भी एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में 2008 से 2013 के अंदर होता है। जब से सत्यनारायण शर्मा जी आए हैं तो मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन 5 से 10 सालों में केवल वहां के जितने भी शराब भट्टी वहां आता नहीं, इनके कार्यकर्ता काम में लग गए। वहां केवल अपराध बढ़ा है, मारपीट चाकूबाजी हुई है। और मैं बता दे रहे, उन्होंने साइकिल यात्रा किया है। मित्र, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सत्यनारायण शर्मा जी, पंकज शर्मा जी साइकिल, आपके सुनिए, नागभूषण राव जी आपके कांग्रेस पार्टी के हैं, भनपुर के वरिष्ठ पार्षद है, वो लगातार पंकज शर्मा जी का विरोध कर रहे हैं। पंकज शर्मा जी का विरोध कर रहे हैं नागभूषण राव जी, तो कहते हैं कि झूठ और लबाई मारते हैं बाप बेटा दोनों। आप बताइए कि किस प्रकार से रायपुर ग्रामीण के अंदर उन्होंने विकास किया? केवल कहां से बंद हुआ भैया? आता के पूरे अंदर खोल दिए और लगातार अपराध बढ़े हैं ग्रामीण के अंदर, धमकी चमकी और वहां चाकूबाजी आम बात है। नशे का कारोबार शाम के 7 बजे आम बात हो गई है। शासन के अलावा पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया। मतलब आप
आप मानते हैं कि आपके अंदर 5 साल में जो हुआ है मतलब कुछ नहीं किया, केवल विकास कार्य कुछ नहीं किया, केवल आपने अपराध में लगाम लगाने की कोशिश की, आपने मानते हैं? जनता देख रही है भाई साहब आपको। तेला व्यवहार किया है उन विधानसभा क्षेत्रों से। भाजपा ने इस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है कि सत्यनारायण शर्मा पहले विधायक थे, अब उनके पुत्र विधायक लड़ेंगे, अब उनके बाद फिर पुत्र भी परिवारवाद का नागभूषण राव जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस के लगातार वरिष्ठ विधायक रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं वहां पर क्षेत्र में। लेते रहूंगा, 2 दिन लग जाएंगे, नाम खत्म नहीं। केंद्र का तो मैं नाम भी नहीं लूंगा। 15% नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जो मंत्री हैं परिवारवाद का नतीजा है। 15% सांसद जो उनके हैं वो एक परिवारवाद का नतीजा है। अनुराग ठाकुर, मुझे तो आप ये बताइए कि अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह, वो किस योग्यता, किस परीक्षा को पार करके बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं? वो परिवारवाद नहीं है। वो कोई एग्जाम दिए थे? वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर हो गए, मैं वही बता रहा हूं आपको, नाम लेते जाऊंगा तो देवेंद्र फडणवीस, अनुराग ठाकुर, नाम खत्म नहीं होंगे। गोयल जी, ये नाम खत्म नहीं होंगे। यहाँ पे भी रमन सिंह ने अपने भांजे को और भांजी को टिकट दिया। भांजा भांजी जिताओ। देखिए इनके शायद अध्ययन की कमी है, वो जिनका नाम ले रहे हैं वो नीचे स्तर के कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। वो विक्रांत सिंह जी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष रहे हैं। रमन सिंह जी ये बता दीजिए, सांसद नहीं बनाया। बिल्कुल परिवारवाद से आगे निकलेंगे और एक बार बड़ा विषय जो छूट रहा है मोतीलाल साहू को लेके, साहू फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या भाजपा एक बार फिर मोतीलाल साहू को मैदान में उतारी? क्योंकि इसके पूर्व भी जो नंदे साहू थे वो भी साहू समाज से बिलोंग करते थे, और इस बार मोतीलाल साहू, तो साहू फैक्टर को लेकर भाजपा क्या स्टैंड करती है? क्या कारण था कि मोतीलाल साहू को बुलाया गया रायपुर ग्रामीण में? देखिए मोतीलाल साहू जी साहू समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, 2 टर्म रहे हैं, और साहू समाज में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। और रायपुर ग्रामीण में साहू समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव को पलटाने के लिए। और इस बार वहां के खुद के कार्यकर्ता और आम जनता, साहू समाज के लोग चल करके आए, मोतीलाल साहू जी से निवेदन किया कि आप आवेदन कीजिए, आप चुनाव लड़िए, हम आपको जिता के लाएंगे। और रायपुर ग्रामीण के अंदर की बात करूं, मैं लगातार मैं खुद वहां पर दौरा कर रहा हूं। मोतीलाल साहू जी के साथ पूरी आम जनता है, कांग्रेस के लोग भी कुछ छुपे छुपाए वहां पर उनसे मिलते हैं और चुनाव जीतेंगे तय है सर। पंकज शर्मा, और इस बार जो वहां की जो भय और आतंक का माहौल खत्म होगा तय है। शुक्ला जी, भाजपा का कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे, रायपुर ग्रामीण इस बार भाजपा के झोले में जाने वाले, क्या कहना है? देखिए अभी इन्होंने कहा कि ये साहू समाज से आते हैं, ये साहू नहीं है, ये साहू, ये बंटवारा करने का राजनीति भारतीय जुमला पार्टी करती है। हमारे लिए रायपुर ग्रामीण है और वहां के सभी निवासी बराबर है हमारे लिए, और सब छत्तीसगढ़िया हैं, सब मान के बराबर अधिकारी हैं। इसका सबूत यही है। छत्तीसगढ़िया की बात मत करो, दादा अच्छा है। रंजन जी को और केटीएस तुलसी को कौन सा राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से भेजा आप बता दीजिए? 3 सांसदों को, प्रेम शुक्ला जी को राज्यसभा में आपने भेजा, कौन से छत्तीसगढ़िया का आपने सम्मान किया ये बता दीजिए? बरेली तीज पोरा मुख्यमंत्री, ये कोई नया कोई त्योहार नहीं है, ये ध्यान देना। ये तीजा पोरा छत्तीसगढ़ का लोक त्योहार है। यहाँ पर केवल डोरा गेड़ी खेलने का काम किया, इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, ये बता देता हूँ मैं। हमने जो कैंडिडेट चुने हैं वो वहाँ के लोकप्रिय कैंडिडेट चुने हैं। तो नागभूषण राव जी लगातार विरोध क्यों कर रहे हैं, बता दीजिए? कार्य कर सकते, उनके साथ पुराने सौदे ओम प्रकाश देवांगना जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं छोड़ करके, जो भी कांग्रेस के बाद सकते हैं। उनके लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है छोड़ करके आ रहे। रायपुर ग्रामीण की बात करूं, परसों 150 कार्यकर्ता कांग्रेस से भाजपा प्रवेश किए हैं। इसका मतलब वहां पर रायपुर ग्रामीण में बाप बेटे से लोग परेशान है, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता परेशान है, की राजनीति करते हैं। और मोतीलाल साहू जी सभी समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। दिखेगी, हम कैंडिडेट नाम देख के नहीं, काम देख के चुनते हैं। आप नाम देख के चुनते हैं। बिल्कुल। चलिए 2 मिनट आखिरी का शेष बचा हुआ, इसमें अब 2 एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे दोनों से पूछना चाहूंगा। घोषणा पत्र को लेकर दोनों पार्टी का क्या स्टैंड है, खास करके रायपुर संभाग की जो 7 सीटें हैं और रायपुर विधानसभा की 4 सीटें, उसको लेकर घोषणा पत्र में कुछ बड़े चीज शामिल हो सकती है क्या? दोनों पार्टियों से एक ग्रुप। पहला रितेश मौर्य जी। देखिए अभी हमारा जो जन घोषणा पत्र जो तैयार हो रहा है, जिसमें हमारी जन घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक बनाए गए श्री विजय बघेल जी और ऐसे बहुत सारे लोगों को सदस्य बनाया गया है। युवाओं से, महिलाओं से घूम कर हमने एक जन घोषणा पत्र के लिए एक सहमति और एक सुझाव लिया, ऑनलाइन के माध्यम से भी, मिस कॉल के माध्यम से भी। निश्चित रूप से वो पूरा घोषणा पत्र जनता के सुविधाओं के हिसाब से घोषित होगा और किसानों के हित की बात, युवाओं के हित की बात। जो पिछले बार जो भूपेश बघेल जी ने जिस घोषणा पत्र में इनको आम पब्लिक को जो ठगा था, उस जनता के लिए हम बहुत अच्छा घोषणा पत्र लाने वाले हैं और हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। सुरक्षा को लेकर कुछ होगा बात? बिल्कुल, महिला सुरक्षा को लेकर ही बात होगा।
ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इनके मंडल अध्यक्ष के बेटे महिलाओं पे अत्याचार करते पकड़ाए जाते हैं। महिला को खतरा भारतीय जुमला पार्टी से है, सुरक्षा कांग्रेस दिला सकती है। और जहां तक आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, बलरामपुर के अंदर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा नाम लिया, बलि का बकरा एक आदिवासी छात्रा के साथ बलात्कार किया जाता है, वो बता दीजिए को। लेकिन जहां तक अभी आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक माध्यम से बताना चाहूंगा जनता को कि न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, विशेषकर रायपुर के लिए और शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए हमारे घोषणा पत्र में विशेष प्रावधान रहेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। जो भी समस्याएं जनता की हैं, जो हमने अपने सर्वे में और अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में पाया है कि जहां पे जनता देख रही है 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, घोषणा पत्र में 5 बिंदु बता दीजिए उन्होंने जो वादा पूरा किया है। आम पब्लिक में चले जाइए बता देंगे। बिजली हाफ हो गया, बिजली बिल तो हाफ ही नहीं हुआ है। बिजली तो हाफ हो गया, बिजली बिल तो हाफ ही नहीं हुआ है। लोग परेशान है बिजली बिल से। आप खुद बिजली बिल आपका फायदा लेते होंगे, लेकिन बोलने के लिए अभी आप बोल रहे हैं। आप बिजली बिल के नीचे देखिएगा कि कितने हजार रुपए आपके मेरे यहाँ संभाग की 7 सीटों में रितेश मौर्य जी बीजेपी कितने जीत रही है लास्ट टर्न बताइए। रायपुर संभाग के अंदर हम मैक्सिमम सीट जीत करके आ रहे हैं। रायपुर अगर मैं लोकसभा की बात करूं, 9 विधानसभा आते हैं, 9 में हम निश्चित रूप से हम 8 से 9 विधानसभा हम जीतेंगे तय। बहुत अच्छे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। महासमुंद गरियाबंद के अंदर बात करूं, इन्होंने बार बार कहा कि विरोध हो रहा है, विरोध का स्वर तो इनके कांग्रेस के अंदर भी है। इनके यहाँ तो लड़ाई झगड़ा और कुर्सी पटका पटकी भी होता है। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, उनको समझा दिया जाता है। हमारे काली किसको पोते आप बता दीजिए, किसको काली? आपके बी के हरि प्रसाद जी और वी नारायण साहनी जी को काली पोता गया तो पेपर में छपा था। आप बता दीजिए मेरे को, बैठे रहते हैं कार्यकर्ता जिनको हमने टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आम जनता का समर्थन है, कार्यकर्ता उनके साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके चुनाव देंगे। बता दीजिए कितना सीट जीत रही है कांग्रेस यहाँ पर? मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जैसा आपको पहले भी बताया कि 75 पार का नारा जो हमने इस बार दिया है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वो कांग्रेस इस बार लाएगी। और जहां तक रायपुर की बात है, तो रायपुर 4 सीट की अगर आप बात करें तो चारों की चारों हमारी झोली में आएंगी। और रायपुर संभाग की बात मान जी तो पहले सारी की सारी सीटें मान जी तो पहले हथियार डाल दिए हैं, इस बार डालेगी, क्योंकि वो भारतीय जुमला पार्टी से त्रस्त। मान राम सुंदर दास जी तो पहले हथियार डाल दिए, कैसे उस सीट को गिनेंगे? जो हथियार डालेगा 2-3 दिसंबर को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है और रायपुर संभाग की जो सीटें हैं वो किसके झोले पे जा रही है। संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं तमाम दोनों मेहमानों का भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ जो कीमती समय निकाल के अपने विचार को व्यक्त करने आए।